हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये है पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने टोटल 5 क्वेश्चन रखा है, तो अगर आप 5 में से 4 क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट कर पाते हो तो आप ये मान सकते हो कि इनकम टैक्स की तैयारी आपकी सही चल रही है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने 5 में से पाँचों क्वेश्चन सही किया है तो ये मान सकता है कि उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। और अगर किसी ने 5 में से 3 या 2 क्वेश्चन सही किया तो उसको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, सारा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा ताकि जब आप रियल में एग्जाम में बैठे तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाए, सही अटेम्प्ट कर पाए। ध्यान रखिएगा कि जो कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं उस कंसेप्ट के बेसिस पे आप फ्यूचर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको आप आंसर कर सकते हो। तो आइए आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। आपके सामने 2 स्टेटमेंट दे रखा है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट मैं पढ़ दे रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है टैक्स प्लानिंग मीन्स रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लेजिटिमेट कंसेशन एंड एग्जेम्पशंस प्रोवाइडेड इन द टैक्स लॉ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि टैक्स प्लानिंग का क्या मतलब है कि आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं। आप टैक्स जो है वो कम देना चाहते हैं और वो कैसे कम देना चाहते हैं वो आप लेजिटिमेट कंसेशन जो लीगल बेनिफिट है उसका इस्तेमाल करके आप टैक्स कम पे करना चाहते हैं। इसे टैक्स प्लानिंग कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 कह रहा है टैक्स अवॉइडेंस इज एन आर्ट ऑफ डॉजिंग टैक्स विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? एक डॉजिंग है, मतलब एक तरीके से आप टैक्स को कम करने की कोशिश कर रहे हो, टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हो लेकिन आप लॉ को ब्रेक नहीं कर रहे हो। इसे हम टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 2 is correct but statement 1 is incorrect. Both statements are correct, both statements are incorrect. जब तक आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। आइए सबसे पहले टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस के बारे में जानते हैं। तो आपको 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट है टैक्स प्लानिंग, दूसरा है टैक्स अवॉइडेंस और थर्ड है टैक्स इवेजन। ये 3 टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और तीनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। टैक्स प्लानिंग क्या है? ये लीगल है, यानी गवर्नमेंट प्रमोट करता है कि आप टैक्स प्लानिंग करो। टैक्स प्लानिंग में क्या होता है कि हम टैक्स को कम करना चाहते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं यूजिंग लेजिटिमेट बेनिफिट। लेजिटिमेट बेनिफिट, जो भी लेजिटिमेट बेनिफिट हैं उससे हम टैक्स के लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं, इसे हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी आपको डिडक्शंस मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C टू 80U, ये क्या है? लेजिटिमेट बेनिफिट है, लीगल बेनिफिट है, ये आपको गवर्नमेंट खुद देती है। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस भी एक लीगल है। टैक्स अवॉइडेंस में क्या करते हैं? इसमें भी हम टैक्स की लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं विद इन लीगल फ्रेमवर्क। इसमें भी हम लीगल फ्रेमवर्क का यूज़ करके टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एडवांटेज लेते हैं जो भी लूप होल्स हैं, जो इनकम टैक्स में जो भी लूप होल्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम टैक्स की लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं, तो इसे हम टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स इवेजन की। टैक्स इवेजन को हम बोलते हैं कर की चोरी। ये इल्लीगल है, यानी कर की चोरी करना इल्लीगल है। इसमें हम क्या करते हैं कि टैक्स के लायबिलिटी को हम कम करते हैं या फिर हम टैक्स नहीं पे करते हैं, और उसके लिए हम अलग अलग तरीका अपनाते हैं, जैसे मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करना। मैं साथ के साथ लिख भी दे रहा हूँ, सबमिटिंग
मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स, सप्रेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एक्सेट्रा। तो टैक्स प्लानिंग क्या है? लीगल है, यहाँ पे हम लेजिटिमेट बेनिफिट लेते हैं। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? ये भी लीगल है, लेकिन ये विद इन लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आता है और हम लॉ में जो लूप होल्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। और टैक्स इवेजन क्या है? ये इलीगल है, कर की चोरी जो है वो इलीगल है। हम मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके टैक्स पे नहीं करते हैं, या फिर हम टैक्स को एकदम कम कर देते हैं। तो ये 3 टर्म्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अब आइए वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा था कि टैक्स प्लानिंग क्या है, कि जब हम टैक्स की लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लेजिटिमेट कंसेशन एंड एग्जेम्पशन। तो ये बिल्कुल सही है, ये टैक्स प्लानिंग होता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है टैक्स अवॉइडेंस जो है वो एक डॉजिंग है, एक तरीके से टैक्स को कम करना, टैक्स की लायबिलिटी को कम करना है विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। हम लॉ को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो भी लूप होल्स हैं इनका इस्तेमाल करके हम टैक्स की लायबिलिटी को कम करते हैं। तो इसे हम टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं यूजिंग लूप होल्स इन द लॉ। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपको टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। आपके सामने 2 लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको कुछ सेक्शन दे रखा है, डिडक्शन का सेक्शन दे रखा है, और लिस्ट 2 में आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच कराना है। लिस्ट 1 में सेक्शन दे रखा है जैसे 80 EEA, 80 DDB, 80 GG और 80 E। लिस्ट 2 में आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है जैसे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। ये आपके सामने ऑप्शन दे रखा है। आपको लिस्ट ए से लिस्ट 2 को मैच कराना है। तो अब हम डिडक्शन पढ़ लेते हैं। डिडक्शन को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने अलग से एक वीडियो बना लिया है डिडक्शन का, और इस वीडियो में मैं आपको डिडक्शन के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूँ। फ्रॉम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U सारा डिडक्शन मैं आपको ब्रीफली बताने वाला हूँ, जो कि आपके नेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं सारे डिडक्शन को हो सकता है कवर न करूँ, लेकिन जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिडक्शन कब मिलता है। सबसे पहले आप पांचों जो हेड हैं उनको ऐड कर लीजिए, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम PGBP यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये पांचों हेड के जो इनकम हैं इनको आप टोटल कर लीजिए, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, और इसी ग्रॉस टोटल इनकम पे आपको डिडक्शन मिलता है। सारे डिडक्शन को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C डिडक्शन किसको मिलता है? इंडिविजुअल एंड HUF। ध्यान रखिएगा कि मैं शॉर्ट में इंडिविजुअल लिख रहा हूँ और HUF भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर हैं इनको ये डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन किसके लिए है? अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं EPF में यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या फिर PPF में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, या फिर NSC में यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर आप इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन जो है आपको 1.5 लाख की मिल सकती है। अब यहाँ से आपको पैटर्न समझना होगा कि किस तरीके से डिडक्शंस आपको याद करनी। सबसे पहले डिडक्शन का सेक्शन होगा, यहाँ पे देखिए 80C है। ये जो डिडक्शन है वो किसको मिलेगी? जैसे इंडिविजुअल और HUF को है। किस चीज़ के लिए मिल रहा है? अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इन सभी चीज़ों में, EPF, PPF या NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और कितना मैक्सिमम डिडक्शन मिल रहा है ये पैटर्न। तो सबसे पहले सेक्शन होगा, फिर बेनिफिशियरी होगा, फिर पर्पस होगा यानी किसके लिए डिडक्शन मिल रहा है, और फिर अमाउंट होगा, मैक्सिमम लिमिट होगा। तो 80C आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 80CCC की।
80CCC मिलता है इंडिविजुअल को अगर कोई इंडिविजुअल पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करता है तब। मैं साथ के साथ लिखता भी जा रहा हूँ, पेंशन फंड ऑफ LIC और अदर कंपनी। अगर कोई इंडिविजुअल है वो पेंशन फंड में, जो कि LIC के द्वारा है या फिर किसी दूसरे कंपनी में, अगर वो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो उसको डिडक्शन मिलेगी अप टू ₹1,50,000, 1,50,000 की डिडक्शन मिल सकती है। नेक्स्ट है 80CCD। CCD जो है वो है इंडिविजुअल के लिए, कोई भी इंडिविजुअल ये डिडक्शन ले सकता है। डिडक्शन क्यों मिलेगी? अगर कोई पेंशन स्कीम में अगर कंट्रीब्यूट करता है, पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी स्कीम में अगर आपने कंट्रीब्यूट किया, यहाँ ध्यान रखना कि ये स्कीम पेंशन स्कीम होना चाहिए। इसे आप अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे न्यू पेंशन स्कीम, मैं साथ के साथ लिख भी रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, अटल पेंशन योजना। इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं, डिडक्शन की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं। लेकिन यहाँ पे बिग बट है, यहाँ पे एक और सेक्शन आता है, सेक्शन 80CCE, जो ये कहता है कि अगर आपने 80C में डिडक्शन लिया है, 80CCC में डिडक्शन लिया है और 80CCD में लिया है, तो ये तीनों डिडक्शन मिला के जो डिडक्शन का अमाउंट होगा वो किसी भी हाल में ₹1,50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी 80C, 80CCC या 80CCD तीनों मिला के जो डिडक्शन है वो 1,50,000 से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी मोर देन ₹1,50,000 इन एनी केस। 1,50,000 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता, ये 80CCE कहता है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों डिडक्शन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 80D। 80D मिलता है इंडिविजुअल एंड HUF। किस लिए मिलता है? मेडिकल इंश्योरेंस। अगर इंडिविजुअल या HUF के जो मेंबर हैं अगर उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके लिए उनको डिडक्शन मिलेगा। अगर हम नॉर्मल केस की बात करें, अगर नॉर्मल केस है तो प्रीमियम पेड और ₹25,000 विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा वो मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई सीनियर है, सीनियर इंडिविजुअल है, तो उसके लिए ये अमाउंट बढ़ के 50,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 80DD यानी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD। ये मिलता है रेसिडेंट, इंडिविजुअल एंड HUF को। किस लिए मिलता है? फॉर डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या है? अगर डिसेबिलिटी का आपने ट्रीटमेंट कराया है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि DD से आप याद कर सकते हैं डिपेंडेंट डिसेबल। फॉर एग्जांपल कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसके अंडर में कोई डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन है, तो अगर आप उसके ट्रीटमेंट पे खर्चा करते हो तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिल सकता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो डिसेबिलिटी है अगर वो नॉर्मल है यानी नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो उसके लिए आपको फ्लैट डिडक्शन मिलेगा ₹75,000 का। लेकिन अगर यही जो डिसेबिलिटी है वो सीवियर डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपको फ्लैट डिडक्शन मिलेगा ₹1,25,000 का, ₹1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो फ्लैट डिडक्शन है इसका क्या मतलब है? फ्लैट डिडक्शन का क्या मतलब है? फ्लैट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, फ्लैट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ
एक्सपेंडिचर। इस लाइन का क्या मतलब है कि आपने कितना खर्च किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी मैक्सिमम अमाउंट है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने ट्रीटमेंट पे हो सकता है आपने 5,000 रुपये खर्चा किया हो या 10,000 रुपये खर्चा किया हो, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो डायरेक्ट आपको 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, और अगर सीवियर है तो डायरेक्ट आपको 1,25,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितना एक्सपेंडिचर किया है। तो ये ध्यान रखना, ATDD जो है वो डिपेंडेंट डिसेबल के लिए है, और डिसेबिलिटी के लिए नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट डिडक्शन की बात करते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD-B जो कि मिलता है रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF को। किस चीज़ के लिए मिलता है? ये मिलता है क्रिटिकल डिजीज़ के लिए। क्रिटिकल डिजीजेस आपको DDB से याद करना है, दिल दहला देने वाली बीमारी। ये शॉर्ट में आप याद कर सकते हो, ATDDB को आप बोल सकते हो दिल दहला देने वाली बीमारी। यानी कोई क्रिटिकल डिजीजेस हैं, कोई क्रिटिकल बीमारी है तो उस समय आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर नॉर्मल केस है तो उस समय क्या होगा? एक्चुअल अमाउंट पेड ऑन ट्रीटमेंट, एक्चुअल अमाउंट पेड ऑन ट्रीटमेंट और ₹40,000 विच एवर इज लेस, विच एवर इज लोअर या लेस, कुछ भी आप कह सकते हैं। अगर सपोज कर लेते हैं कि कोई सीनियर सिटीजन है, कोई सीनियर सिटीजन पेशेंट है, क्योंकि डिजीज़ की मिल रहा है तो यानी पेशेंट ही होगा, उसी को मिलेगा। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन पेशेंट है तो उसके लिए डायरेक्टली 1,00,000 रुपये तक का मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है। ATDD भी याद रखना है, रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF के मिलेगा। क्रिटिकल डिजीज के लिए नॉर्मल केस में एक्चुअल अमाउंट पेड ऑन ट्रीटमेंट और ₹40,000 विच एवर इज लो, और सीनियर सिटीजन के लिए मिलेगा 1,00,000 रुपये। नेक्स्ट बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E, 80E जो है वो एक इंडिविजुअल को मिलेगा फॉर हायर एजुकेशन लोन, फॉर हायर एजुकेशन लोन। अगर कोई इंडिविजुअल है उसने अपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, इसके लिए आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रखना कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये जो आप इंटरेस्ट पे करोगे लोन पे, वो मैक्सिमम 8 ईयर्स तक आपको डिडक्शन मिल सकता है। 8 ईयर्स के बाद आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब आइए नेक्स्ट डिडक्शन की बात करते हैं 80EE। ये मिलेगा इंडिविजुअल को, किस लिए मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन होम लोन। आपने होम लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट पे भी आपको डिडक्शन मिलेगा अप टू ₹50,000, 50,000 रुपये तक आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है 80EEA। ये इंडिविजुअल को मिलेगा, किस चीज़ के लिए मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन होम लोन। ध्यान रखना यहाँ पे होगा अदर देन कवर्ड इन 80EE। 80EE में अगर कवर नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी आपको डिडक्शन मिलेगा अप टू ₹1,50,000, 1,50,000 तक का आपको डिडक्शन मिल सकता है। नेक्स्ट है 80EEB। 80EEB भी मिलेगा इंडिविजुअल को, किस लिए मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस किया है और उसके लोन पे अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उस पर भी आपको डिडक्शन मिलेगा अप टू ₹1,50,000, 1,50,000 का आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। 80G मिलेगा ऑल SSC को, किस चीज़ के लिए मिलेगा?
डोनेशंस, सारे एसएससी अगर डोनेशन करते हैं तो उनके लिए मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बना दी गई हैं, जैसे पहला है 100% डिडक्शन। 100% डिडक्शन, 100% डिडक्शन का क्या मतलब है कि सपोज कर लेते हैं कि आपने 5,000 रुपये डोनेट किए, तो आपको 100% डिडक्शन वाले कैटेगरी में क्या होगा कि 5,000 पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। अब कुछ पॉइंट हैं ये यहाँ पे आप देख लो। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, अगर आप प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा नेशनल चिल्ड्रंस फंड, नेशनल चिल्ड्रंस फंड में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो भी आपको 100% मिल जाएगा। इसके अलावा स्वच्छ भारत कोष, इसके अलावा नेशनल डिफेंस फंड, इसके अलावा क्लीन गंगा फंड। तो अगर आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा, यानी जितना अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करते हो उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं जो कि है 50% डिडक्शन। 50% डिडक्शन का क्या मतलब है कि अगर आपने 5,000 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो आपको 50% मिल जाएगा, यानी 2,500 का डिडक्शन मिल जाएगा। इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले है प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। लास्ट है राजीव गांधी फाउंडेशन एक्सेट्रा। तो अगर आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको 50% डिडक्शन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन जीजी, जो कि एक इंडिविजुअल के लिए है। और यहाँ पे किस लिए आपको डिडक्शन मिलता है, अगर आपने रेंट पेड किया है, रेंट पेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी पे रेंट पेड किया है तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन के लिए कुछ नियम है, जैसे 25% ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पे टोटल इनकम का क्या मतलब है, ग्रॉस टोटल इनकम, ध्यान रखिएगा। और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम और ₹5,000 पर मंथ। इन तीनों को आप कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर, जो भी सबसे कम होगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन जीजीए, जो कि ऑल एसएससी को मिलता है। ऑल एसएससी एक्सेप्ट एसएससी हैविंग इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। देखिए 80 जीजीए का जो डिडक्शन है वो सारे एसएससी को मिलता है, एक्सेप्ट उन एसएससी को जिनके पास पीजीबीपी का इनकम है, इनको डिडक्शन नहीं मिलता है। और ये किसके लिए मिलता है, ये मिलता है ऑल काइंड्स ऑफ रिसर्च, सभी तरीके के रिसर्च के लिए इनको डिडक्शन मिलता है। और डिडक्शन जो है वो 100% है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीबी, ये मिलता है इंडियन कंपनी को। किस लिए मिलता है, अगर इंडियन कंपनी जो है वो डोनेशन देती हैं टू पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट, तो यहाँ पे 100% डिडक्शन मिलता है।
ध्यान रखना 80 जीजीबी जो है वो इंडियन कंपनी के लिए डिडक्शन है, यानी एक इंडियन कंपनी ही ये डिडक्शन ले सकती है। अगर कोई इंडियन कंपनी है, अगर उसने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया है तो जितना उसने डोनेशन दिया है उतने का वो डिडक्शन ले सकती है, यानी कि 100% डिडक्शन यहाँ पे है। नेक्स्ट है 80 जीजीसी। 80 जीजीसी जो है वो एनी पर्सन के लिए है। यहाँ पे ध्यान रखना अदर देन इंडियन कंपनी, अदर देन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी को ये डिडक्शन नहीं मिलती है। अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, अगर वो डोनेशन देता है टू पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट, तो यहाँ पे भी उसको 100% ऑफ डिडक्शन, 100% उसको डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट ध्यान रखना कि 80 जीजी और 80 सीसी में दोनों में एक शर्त है कि ये जो डोनेशन दिया जा रहा है वो कैश में नहीं होना चाहिए। अगर कैश में होगा तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं आप सबके लिए लिख दे रहा हूँ, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीबी और 80 जीजीसी इफ डोनेशन मेड इन कैश। ध्यान रखना कि 80 जीजीबी हो या 80 जीजीसी हो, अगर आपने डोनेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को लेकिन कैश में दिया है तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। ये मिलता है रेसिडेंट इंडिविजुअल को। किस लिए मिलता है? अगर वो रॉयल्टी रिसीव कर रहे हैं, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स, अगर बुक से वो रॉयल्टी प्राप्त कर रहे हैं तो उनको मिलता है। इसी तरीके से 80 RRB भी है, ये भी रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है और ये भी रॉयल्टी के लिए है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, अगर उन्होंने अपना पेटेंट किसी को यूज़ करने के लिए दिया है और पेटेंट से रॉयल्टी मिल रहा है तो दोनों के केसेस में उनको डिडक्शन मिलेगा। अब दोनों जो केसेस हैं वो मैंने एक साथ लिख दिए हैं क्योंकि दोनों का जो डिडक्शन का रूल है वो सेम है। रूल क्या है? रॉयल्टी रिसीव्ड और ₹3 लाख, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम है उसी का आपको डिडक्शन मिलेगा। ध्यान रखना, चाहे वो रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स हो चाहे पेटेंट, दोनों में सेम रूल अपनाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन TTA, जो कि किसी इंडिविजुअल या HUF को मिल सकता है अगर उसे इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है फ्रॉम सेविंग अकाउंट, यानी इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स के लिए उसको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन क्या है? इंटरेस्ट अमाउंट और ₹10,000, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम है उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लास्ट है डिडक्शन 80U। 80U जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। यहाँ पे आई मैंने लिखा है, आई मतलब इंडिविजुअल। किसके लिए है? अगर जो SSC है वो अगर हैंडीकैप्ड है, हैंडीकैप्ड SSC है तो उसके लिए मिलेगा। अगर नॉर्मल केस है तो वहाँ पे फ्लैट डिडक्शन मिलेगा ₹75,000 का। अगर सीवियर केस है तो फ्लैट डिडक्शन मिलेगा उसको ₹1,25,000 का। तो ये था डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। सारे डिडक्शन मैंने कवर कर दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने कवर किए हैं। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक को रेफ़र कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप इतना नोट कर लेते हो तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे ज़्यादा कहीं से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा फ्रॉम द टॉपिक डिडक्शन। तो अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने डिडक्शन का सेक्शन दे रखा था और डिस्क्रिप्शन दे रखा था, तो मैच कराते हैं। 80E क्या है? E फॉर एजुकेशन मैंने आपको बताया था। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट पे भी आपको डिडक्शन मिल सकता है। इंटरेस्ट
पेड ऑन लोन टेकन फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया तो उसके लिए भी आपको डिडक्शन मिलेगा, यानी डी का सेकंड हो जाएगा। तो किसी भी ऑप्शन में डी का सेकंड नहीं दिया है, सिर्फ फर्स्ट में दिया है। तो इस क्वेश्चन का आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम सारे को मैच कराएंगे। 80 जीजी जो है वो आपको रेंट पेड के लिए मिलता है, अगर आपने रेंट पेड किया है तो उसके लिए डिडक्शन मिलता है। 80 DDB मैंने आपको बताया था, दर्दनाक बीमारी, तो 80 DDB को हम मैच करा देते हैं, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। और 80 EEA जो है वो बताता है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मैं चाहता हूँ कि डिडक्शन वाला जो वीडियो है वो 1 से 2 बार आप ज़रूर देखें, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड हो जाए। तब आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, सारे क्वेश्चन का आप सही आंसर कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे म्युनिसिपल वैल्यू 78,000, फेयर रेंट दे रखा है 88,000, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 72,000, एक्चुअल रेंट रिसीव दे रखा है 85,000, और आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट GAV ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी की पता करनी है। ऑप्शन देख लेते हैं, 85,000, 88,000, 72,000 या फिर 90,000। इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, वो नोट कर लीजिए, हाई लो हाई। ये सिंपल सा रूल है, अगर ये आपको याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करते हैं, और जो भी हाई वैल्यू होती है उसको हम अलग लिख लेते हैं। जैसे इसमें से 88,000 हाईएस्ट वैल्यू है। उसके बाद जो वैल्यू हमारे पास अभी आई है उसको हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड रेंट क्या है, 72,000। फिर जो वैल्यू दोनों में से कम है उसको लिख लेते हैं, यानी 72,000। इसको आप हटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से कंपेयर किया, जो वैल्यू ज़्यादा है उसको लिख लिया। उसके बाद जो वैल्यू आई है उसको हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, जो वैल्यू कम है वो लिख लेते हैं। उसके बाद जो वैल्यू आई है यानी 72,000 जो वैल्यू आई है उसको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव से, जो वैल्यू ज़्यादा आती है उसको हम लिख लेते हैं, इसको मिटा देंगे। तो यही जो वैल्यू है वही आपकी GAV होगी, यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में नहीं आता है तो ये आपके फ्री के 2 मार्क्स जो हैं वो चले जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपके सामने 2 स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टॉक्स अबाउट कंपल्सरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द टैक्स ऑडिट लिमिट फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन आर ₹1 करोड़ एंड 50 lakhs रिस्पेक्टिवली। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 is correct but statement 1 is incorrect. Both statements are correct, both statements are incorrect. तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 44AB क्या बोलता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टैक्स ऑडिट लिमिट। इसके बारे में बात करता है सेक्शन 44AB, जो ये बताता है कि कंपल्सरी ऑडिट कब होगा। इसके लिए 2 भागों में आप बांट सकते हैं, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस जो है, अगर बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ है, 10 करोड़ है, तब आपको टैक्स ऑडिट कंपल्सरी हो जाएगा। और प्रोफेशन की बात करें तो अगर प्रोफेशन में जो ग्रॉस रिसीट है, जो ग्रॉस रिसीट्स हैं वो अगर 50 लाख रुपए हैं तो यहाँ पे कंपल्सरी ऑडिट होगा। तो वापस से स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है कि सेक्शन 44AB जो है वो कंपल्सरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करता है। स्टेटमेंट 2 देखिए गलत है, क्योंकि टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है बिजनेस के लिए वो है ₹10 करोड़। 10 करोड़ है, यहाँ पे 1 करोड़ दिया है, तो ये गलत है। और प्रोफेशन के लिए जो है वो है ₹50 लाख, तो ये तो सही दिया है, लेकिन बिजनेस के लिए गलत दिया है। पहले 1 करोड़ था, लेकिन आज के टाइम पे 10 करोड़ है, तो ये इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट है, ध्यान रखना।
तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपके सामने दो स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पावर टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू कलेक्ट द टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। स्टेटमेंट 2 कह रहा है उदय प्रताप सिंह इज इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। उदय प्रताप सिंह जो है वो चाय के ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। द एग्रीकल्चर इनकम इन दैट केस विल बी 40% ऑफ द इनकम फ्रॉम सच बिजनेस। और इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि इनकी एग्रीकल्चर इनकम 40% है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 is correct but statement 1 is incorrect. Both statements are correct, both statements are incorrect. तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इंडिविजुअल टी के ग्रोइंग या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है तो उसका कितना पोर्शन जो है वो एग्रीकल्चर इनकम होगा और कितना जो पोर्शन है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में काउंट किया जाएगा। तो ऐसे केस में जो एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम वो होगा 60% और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो होगा 40%। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पावर टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये गलत है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का जो अधिकार है वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अभी तक एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगाती। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 कह रहा है उदय प्रताप सिंह जो है वो चाय के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनके ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। उनकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी? एग्रीकल्चर इनकम होगी 60%। यहाँ पे 40% दिया है तो 40% नहीं होगा बल्कि 60% होगा। 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि टी के केसेस में 60-40 का रेशियो होता है। 60-40 का रेशियो होता है। 60% जो होता है, जो ज़्यादा पोर्शन है वो है एग्रीकल्चर इनकम का और जो लेस है वो है नॉन एग्रीकल्चर इनकम का। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी मैंने क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते थे या फिर आप नहीं कर पाओगे। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं, लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन सही किया है तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लो, अपनी एक कॉपी बना लो जिसमें आप सारे चीज़ों को नोट करते जाओ। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ोगे, जो सारे चेंजेस हो रहे हैं, अगर आप उन पर ध्यान नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है कि ये गलती आप एग्ज़ाम में जाके कमिट करोगे और आप हर बार एग्ज़ाम फेल कर जाओगे। तो अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो आपको हर क्वेश्चन को सीरियस लेना चाहिए और उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं या आप नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसका पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो भी आप इस दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।